आपने जो मेहनत किया उसको, वही चीज ये हीट है। हीट क्या है? जैसे कि हमारे पदार्थ जो है 3 रूप में बने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जैसे बर्फ है तो बर्फ कौन सा रूप हुआ? सॉलिड, सॉलिड हुआ ना। वही बर्फ में ताप होने पे वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और पिघलने के बाद वो क्या बन जाता है? लिक्विड, द्रव रूप में। और उसी द्रव को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो उसको बॉईल करेंगे या गर्म करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में भी, तो वो क्या होगा? भाप बन जाएगा, एक गैस का रूप ले लेगा। तीन रूप में ना, तो ये स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ना है। यानी कि ये जो पदार्थ है वो किसके बने हुए हैं? अणुओं के बने हुए हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? गति। गति के कारण इनमें क्या होता है? रिजल्ट तापमान में इनकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अगर हीट गति हुई तो रिजल्ट किसका होगा? तापमान, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने मेहनत किया हमें रिजल्ट 3 रूप में मिला ना। टीचर या तो आपको ग्रेड देंगे या फिर आपको डिवीजन देंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, या फिर आपको क्या देंगे? मार्क्स देंगे। उसी तरह से हम इसे क्या है? 3 चीज में मेजर कर सकते हैं। पहला हुआ फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये सब इसकी इकाई हुई। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब आपको बुखार लगता है, बुखार लगना मतलब क्या हुआ? आपके शरीर में तापमान की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक थर्मामीटर का यूज करते हैं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। आज हम लेकर नहीं आए ये वाला, ये पहले प्रचलित था, डिजिटल थर्मामीटर के बारे में आपको बताएंगे। इसको हम लोग कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस किए होंगे कि सिल्वर की तरह गोल गोल स्ट्रक्चर रहता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। उसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा। यही है बेटा, यही है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर को ही क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। क्लिनिक बोलते हैं ना, क्योंकि क्लिनिक में ये यूज होता है, इसलिए इसका नाम क्लिनिकल, इंग्लिश में क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर, और हिंदी में डॉक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आप इस टाइप का, उनके घर में भी थर्मामीटर होगा, वो आ जाके ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग हिंदी में विभंग बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं किंग। क्या बोलते हैं? किंग। ये क्यों होता है? ये पारा को नीचे नहीं जाने देता है। जब आपने देखा होगा आपके डॉक्टर ने यहाँ पे या फिर माउथ के अंदर में आपका थर्मामीटर लगाया, डॉक्टरी थर्मामीटर, और उसके बाद 1 मिनट मेजर करने के बाद आप उसको निकालते हैं। निकालने के बाद उसको ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है। वो पारा जो है जैसे तापमान की वृद्धि होती है, पारा उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। जहाँ जाके रुकता है बोलते हैं कि उतना डिग्री आपको बुखार है। बोलते हैं ना, अरे 100 डिग्री बुखार हो गया, आवाज नहीं, 100 डिग्री बुखार हो गया। इसका मतलब क्या है कि उतने तापमान में आपके शरीर का तापमान उतना बढ़ गया, उसके अकॉर्डिंग आपको दवा मिलती है। ठीक है, अब ये विभंग क्या होता है? ये विभंग करता है कि वो जो पारा है, वो जो आगे बढ़ा है, उसको वापस फिर नहीं जाने देता है। आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना, जब भी बुखार निकालते हैं थर्मामीटर को हम लोग ऐसे करके झाड़ते हैं ना, तो झाड़ने से क्या होता है कि वो पारा नीचे आ जाता है। वो पारा कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो इसीलिए ये विभंग और किंग का इसमें ये महत्व है। समझ गए? अब इसका भी आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई थर्मामीटर का आप यूज कीजिए उसके बाद उसको अच्छे से साफ कर लीजिए डिटॉल वगैरह से। और इस बल्ब को ऐसे करके थर्मामीटर यूज करना है। वो तो थर्मामीटर हम लेकर नहीं आए हैं, डिजिटल लाए हैं, लेकिन आप कोई भी थर्मामीटर यूज कीजिएगा तो आप इस तरह से यूज कीजिएगा। ठीक है, इस पार्ट को आपको फिंगर से टच नहीं करना है। ठीक है, हाँ, ये तो डिजिटल थर्मामीटर है। अगर मान लीजिए किसी के घर में अगर ये डॉक्टरी थर्मामीटर है तो ये पारे वाले पार्ट को टच नहीं करना है। इसका रीजन क्या है? पारा जो है ना बहुत ही विषाक्त पदार्थ है। अगर मान लीजिए, और ये कांच का बना होता है, ये अगर मान लीजिए टूट गया या गिर गया नीचे तो पारा गिरेगा। मान लीजिए बाय मिस्टेक पारा किसी ने खा लिया तो वो इतना पॉइजनस होता है कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए क्या होगा कि समय के परिवर्तन के साथ अब मार्केट में आपका आ गया है डिजिटल थर्मामीटर, जिसको हम लोग अंकीय थर्मामीटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थर्मामीटर में एक
फॉल्ट था कि एक तो ये कांच का बना था, बाई मिस्टेक आपने इसको झाड़ा, वो टूट गया, पारा नीचे गिर गया और आपकी बॉडी के संपर्क में आ गया तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये काफ़ी विषाक्त, काफ़ी पॉइजनस होता है। इसीलिए इस थर्मामीटर के बदले अब कौन सा थर्मामीटर आ गया? डिजिटल। और इसको अंकीय थर्मामीटर भी होते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इसको आप ऐसे लगाए, यहाँ पे बटन होता है, ये बैटरी से सेल से चलता है और इसके बाद इसमें अपने आप टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका 97 डिग्री है, 98 है, 100 डिग्री है, जितना आपको बुखार होगा इसमें अंक में आ जाएगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत। और एक आपका नेक्स्ट थर्मामीटर होता है प्रयोगशाला। इसको प्रयोगशाला तापमापी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लैब थर्मामीटर, क्योंकि लैब लेबोरेटरी में यूज होता है। इसमें क्या है कि इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई विभंग और किंक नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे तो नहीं है आपका, इससे जो है वो इसी में बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए कुछ केमिकल रखे, हमको उसका टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, हम सीधा जो है थर्मामीटर को डालेंगे यूं करके, टेढ़ा नहीं, तिरछा नहीं, सीधा सीधा डालेंगे और इसी में डाल के हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें विभंग और किंक नहीं होता है। तो जैसे ही आप इससे निकालिएगा वैसे ही पारा क्या हो जाएगा, अपने आप डाउन हो जाएगा। इसको झाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें विभंग, यहाँ जो था कि डॉक्टर थर्मामीटर में विभंग और किंक था जो कि इसको पारे को नीचे गिरने से बचाता था, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर में कोई विभंग और किंक नहीं होता है। इसलिए आपको सीधा इसमें रखना है और सीधा जो है तापमान को मेजर करना है। ठीक है, और उसके बाद आराम से इसको निकाल लेना है। इतना में कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है। अब आपने देखा होगा एक, अच्छा नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो है ना कैंडल लेकर आइएगा। फिलहाल तो हम जैसे आपको बताते हैं थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल करवाएंगे। ओके, आप जो है 2 ईंट ले लीजिए और उसके बीच में आप लगा दीजिए एक लोहे की छड़। देखिए 2 ईंट ले लिए, इसके बीच में लगा लिए छड़ और ये मोमबत्ती। मोमबत्ती का जो है मोम जो है ना, मोम जो गिरता है ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे 4-5 मोम जो है चिपका दिए। अब इस कोने को हम जो है क्या करेंगे, हीट करेंगे, उसको ऊष्मा देंगे। अब देखो ये तो लोहा पूरा ठंडा था, यहाँ हमने हीट देना शुरू किया, हीट यहाँ हमने देना शुरू किया तो ये पार्ट कौन सा, गर्म हुआ कि ठंडा? गर्म। और यहाँ का पार्ट कौन सा, ठंडा कि गर्म? यानी कि ये कोना गर्म और ये कोना ठंडा। अब क्या है कि धीरे धीरे जो है पहले ये जो मोम है पिघल के नीचे गिर जाएगा, फिर यहाँ ऊष्मा जाएगी और यहाँ फिर ये मोम गिरेगा, फिर ये मोम गिरेगा, फिर ये मोम गिरेगा और धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये ठंडा पार्ट भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा जो है गर्म से ठंडे में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होती है, गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। तभी ना पहले ये गिरा, ये वाला नहीं ना गिरा, पहले ये वाला गिरा। तो यानी कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, गर्म से ठंडे की ओर, और इसी को हम लोग चालन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चालन, और इंग्लिश में कंडक्शन। अंकित, इंग्लिश में कंडक्शन। तो कंडक्शन कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चालन, और इंग्लिश में कंडक्शन। इतना में कोई दिक्कत? अब देखिए, आपने देखा होगा एक चीज कि तवा पे मम्मी रोटी बनाई, तवा पे जैसे ठंडा तवा को गैस पे रखते हैं तो नीचे से उसको ऊष्मा मिला, वो एकदम गर्म हो गया। गर्म होने के बाद जब रोटी बनने के बाद हम लोग जो तवा नीचे रख देते हैं तो तुरंत से वो तवा ठंडा हो जाता है। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यही है प्रक्रिया कंडक्शन की, क्योंकि हीट जो है हमेशा ट्रांसफर होता है हॉट से कोल्ड। ठीक है, कभी कोई दिक्कत? अब देखिए ऊष्मा जो है मेनली आपके 2 प्रकार की होगी, एक तो चालक और एक कुचालक। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जब किसी को, एक तो बच्चा था उसकी पतंग तार में लटक गई थी, उसने जो है लोहे की छड़ के बदले, मतलब लकड़ी के बदले लोहे की छड़ का प्रयोग करके निकालने की कोशिश
आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, क्षण एक कुचालक है, हमारा शरीर भी कुचालक, क्षण उसकी तरह ही हमारा क्षण क्या है, एक कुचालक है, जबकि क्षण एक चालक है और लकड़ी क्या है, कुचालक है। बिजली जो है, विद्युत धारा क्षण में आसानी से प्रभावित हो जाएगी, ऊष्मा जो है क्षण में आसानी से प्रभावित हो जाएगी, जबकि लकड़ी में नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जितने भी घर में प्रेशर कुकर यूज होते हैं, मम्मी लोग यूज करती है ना, उसमें उसके हैंडल पे प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। कभी सोचे हो कि प्लास्टिक की कोटिंग क्यों रहती है? मैम उसमें बिजली नहीं आता है ना, बहुत गर्म होता है, उसमें ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक क्या है, कुचालक, ऊष्मारोधी है। कुचालक जो भी जितने भी पदार्थ होंगे उसमें ऊष्मा का ट्रांसफर क्या होगा, नहीं होगा। ये कच्चा जो रहता है कोई लकड़ी, तो उसमें बिजली आ जाता है, सूखा रहता है उसमें नहीं आता। हाँ, इसके बारे में हम बताएंगे। तो अभी क्या है आपका, देखिए, तो अगर मान लीजिए प्लास्टिक का नहीं होगा तो आप क्या करते हैं, कपड़ा का यूज करते हैं, कपड़ा का यूज करते हैं ना, कपड़ा से यूज करके गर्म चीज को पकड़ते हैं। वो गर्म चीज क्या है, ऊष्मा भी है, हॉट एकदम है, और उसको फिर आप जो है कोई ना कोई कुचालक का प्रयोग करते हैं ताकि आपका हाथ ना जले। अगर मान लीजिए नहीं कीजिएगा, कुचालक मतलब चालक का यूज कर लीजिएगा, कंडक्टर का यूज कर लीजिएगा, तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए वो जो पतंग का मैंने उदाहरण दिया, वो बच्चा अगर लोहे के छड़ के बदले लकड़ी का प्रयोग करके अपनी पतंग उतारता तो वो बच्चा बच जाता, लेकिन भी उतर जाता, बच्चा भी बचा, लेकिन उसे कुचालक और चालक के बारे में नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि कौन से पदार्थ में ऊष्मा आसानी से प्रभावित हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता। आपको तो जान गए ना, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है चालक का लोहा और कुचालक का, इंसुलेटर का प्लास्टिक। और एग्जांपल आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। और एक नेक्स्ट आपका है विकिरण। हमारी जो सूर्य की रोशनी जो है वो पृथ्वी पे जो आती है, इसमें कोई मीडियम होता है, डायरेक्ट में आती है, कोई मीडियम नहीं रहता है, कोई मीडियम नहीं है ना। तो ये एक रेडिएशन थ्रू जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन था, अब देखिए, जो भी नमी युक्त चीज है, इसके कहते हैं कभी भी बिजली का जो शॉर्ट वगैरह लगे या कुछ भी बिजली का चीज आप यूज कर रहे हैं, नंगे पैर से यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी भी एक चालक है। अगर आपमें नमी है तो और जो है ऊष्मा जल्दी प्रभावित होने की संभावना रहती है, और इसी से आप कोई चीज पकड़िएगा तो आपके शरीर में तुरंत जो है उसका प्रभाव होगा और फिर आपको झटका लग सकता है। धरती से आर्थिक मिलता है, हाँ, धरती से आर्थिक मिलता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले कैटेगराइज करना है कि कुचालक कौन है और चालक कौन है, ठीक है। और ऐसे वस्तु जिसमें जो है ऊष्मा जल्दी प्रभावित नहीं होती है, उन्हें अलग अलग बॉक्स में लिखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, ठंडे के समय में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं ना, तो हमें ठंडी नहीं लगती है, क्यों? जो ऊन होते हैं ना वो ऊष्मारोधी होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि इंसुलेटर, कुचालक। अब क्या होता है कि उनके जो भी रेशा होते हैं उनके बीच से जो है वायु जाती है, और वो वायु जो है फिर हमारे ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जिसके कारण जो है हमें जो है ठंड नहीं लगती है, ऊष्मा हमारे अंदर तक ही रहती है और फिर वो हमें ठंड से बचाता है। इसलिए ठंड के समय में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो हमें गर्म का एहसास होता है, और उसी में अगर आप सूती वस्त्र पहन लेगा तो गर्म का एहसास नहीं होगा। इसका कारण समझ गए ना? ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को?